मिश्रा क्लासेस द्वारा आयोजित टेस्ट सीरीज का आज ये दूसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग इतिहास के दूसरे पाठ समाजवाद, साम्यवाद और रूसी क्रांति के जो किताब में जितना प्रश्न उत्तर दिया हुआ है, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सभी प्रश्न को इसमें करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिश्रा क्लासेस में। मैं मंजित मिश्रा आज दूसरे पाठ का क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ। आइए ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन आंसर को। पहले है इतिहास का दूसरा पाठ समाज, उसका अति लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है, क्या बताएंगे आंसर क्या होगा। रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। जार और रूसी क्रांति के समय का जार कौन था, उसका नाम क्या था? जार निकोलस द्वितीय। रूसी क्रांति के समय जो इसका था उसका नाम था जार निकोलस द्वितीय वंश का सम्राट था क्रांति के समय। दूसरा क्वेश्चन है कि रूस में किस राजवंश का शासन था। तो रूसी क्रांति के समय रूस में रोमानोव वंश का राजवंश का शासन था। रूसी क्रांति के समय रूस में रोमानोव राजवंश का शासन था। अगला है रूस की संसद को क्या कहा जाता था। तो रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है, ड्यूमा। रूस में कृषिदास प्रथा के प्रथा किस वर्ष समाप्त हुआ, अंत किस वर्ष हुआ था। तो रूस में कृषिदास प्रथा 1861 ईस्वी में खत्म हुआ था। कृषिदास प्रथा खत्म करने में महान समाजवादी, साम्यवादी कहिए, क्या नाम है इनका, कार्ल मार्क्स, उनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। तो 1861 ईस्वी में रूस में कृषिदास प्रथा खत्म हुआ था। रासपुतिन यहाँ पे दिया हुआ कि रासपुतिन कौन था। तो रासपुतिन एक रहस्यमय, बदनाम और ढोंगी रूसी साधु था, जिसका जार निकोलस द्वितीय और उसकी पत्नी जरीना अलेक्जेंड्रा पर गहरा प्रभाव था। ये जो था रासपुतिन, मान लीजिए वहाँ के राजशाही का गुरु था, वहाँ का एक जिस पर वहाँ के राजा और उसके महारानी का बहुत गहरा प्रभाव था, जिस कारण वहाँ के सत्ता धीरे धीरे रासपुतिन के हाथ मतलब कि कंट्रोल में ही होने लगा था, उसके साथ चलने लगा था। माँ उपन्यास के लेखक कौन है। तो माँ उपन्यास के लेखक है मैक्सिमम गोर्की। माँ उपन्यास के लेखक है। तो ये 6 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है कि खूनी रविवार के विषय में आप क्या जानते हैं। तो खूनी रविवार के बारे में विस्तार से, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, अगर इसके विस्तार से इसके बारे में जानना होगा। तो खूनी रविवार 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रविवार के दिन हुआ था। यह पुराने कैलेंडर के अनुसार, मतलब वहाँ रूस में दो चलता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर था, वो जो अभी ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, और रूसी कैलेंडर जो था वहाँ से कितने दिन पीछे। और रूसी में कौन सा कैलेंडर चलता था उस समय, जूलियन कैलेंडर, जो ग्रेगोरियन से 13 दिन पीछे है। तो 9 जनवरी को हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था कि जब प्रथम विश्व युद्ध, यहाँ तक कि सेंट पीटर्सबर्ग में जार के महल की ओर शांति वो जुलूस निकाल रहे थे। निहत्था मजदूर वहाँ जो था धीरे धीरे कर बढ़ते जा रहा था, जिस कारण से वहाँ का मजदूर काफ़ी नाखुश था। और शांतिपूर्ण ढंग से वो सेंट पीटर्सबर्ग जो था, जो जहाँ पे जार रहता था महल में, वहाँ पर निहत्था और शांतिपूर्वक और रोटी 2 किनारे लगाकर उस महल की ओर जनता सब जा रहा था। लेकिन रूसी सेना ने अचानक उन पर गोलियां बरसाना, जार का निर्देश पाकर रूसी सेना अचानक उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। जब अचानक गोलियां बरसाना शुरू कर दी, जिससे हजारों लोग मारे गए, बहुत आदमी उसमें मर गए, बहुत से निहत्थे लोगों को उसमें मारा गया। अब जिस कारण से ये घटना जो है सो रविवार को हुआ था, इसलिए इस घटना को खूनी रविवार के रूप में जानते हैं। तो ये 7 प्रश्न आपका अति लघु उत्तरीय का यहाँ पर खत्म हो गया। अब आते हैं लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न, समाजवादी दर्शन क्या है। लघु उत्तरीय पहले प्रश्न, समाजवादी दर्शन क्या है। तो पहले समाजवाद क्या है। इस शब्द का पहला बार प्रयोग जो है ना 1827 ईस्वी में किया गया था। और प्रमुख समाजवादी जो है रॉबर्ट ओवन हो गया, उसके बाद भी प्लाखनेव, बहुत सारा है जो पुराने समाजवादी में आता है। लेकिन समाजवाद को गहरा रूप से प्रभावित किया तो वो था कार्ल मार्क्स, जो इसको गहरा रूप से प्रभावित किया है इसके समाजवाद को। तो समाजवादी दर्शन उत्पादन और वितरण, समाजवादी दर्शन उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व के बजाय पूरे समाज या राज्य के नियंत्रण की वकालत करता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में आर्थिक असमानता को समाप्त करके धन का समान बंटवारा करना अथवा वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना है। समाजवादी दर्शन का मुख्य उद्देश्य जो है, जो समाज में गरीब तबके के लोग हैं, जो शोषित है, तो उसका जो सभी का संसाधन पर, जो राष्ट्रीय राजकीय संसाधन है, उस पर समान रूप से अधिकार हो, न कि किसी पूंजीपति वर्ग का हो, इसी को समाजवादी दर्शन कहा जाता है। क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ओवन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो रॉबर्ट ओवन जो था इंग्लैंड के एक बड़ा उद्योगपति था। प्रारंभिक समाजवाद, जो कार्ल मार्क्स में पहले ये लोग समाजवाद को काफ़ी अच्छा तरह परिभाषित किए थे, तो वो प्रारंभिक समाजवादी के विचारक थे।
बड़े उद्योगपति और प्रारंभिक समाजवादी विचार के विचारक थे। उन्होंने अपने कारखानों के श्रमिकों को कार्य दशाओं में सुधार करके आदर्श कामकाजी माहौल बनाया और सहकारिता के विचार को बढ़ावा दिया। वे शांतिपूर्ण सुधारों और समाजवाद लाने के पक्षधर थे। अब यहाँ पर वो सहकारिता का अथिलाए सभी को क्या किए, जितना भी आदर्श जो कामकाजी लोग थे वहाँ पर, उनका जो भी रैंक हो, सभी के साथ समान रूप से व्यवहार होने लगा। और सभी श्रमिक कार्यदशाओं में वहाँ जैसे कि 1688 ईस्वी में जो वहाँ शुरू हुआ था औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में, यहाँ से क्या था कि यहाँ मजदूरों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई हुई थी। यहाँ पर उनके जो गांव से बड़ी संख्या में मजदूर शहर के रोजगार के तलाश में जाते थे, उनके रहने के लिए अच्छा व्यवस्था भी नहीं था। वहाँ पर इस जो ऐसे जगह पर रहते थे, स्लम पद्धति की शुरुआत उसी समय हो गया था। ऐसा जगह था वहाँ की ना उनके रहने के अच्छा साधन है, काम होता था, पैसा लेते थे, मगर उनके मजदूर के स्वास्थ्य का किसी प्रकार का ख्याल नहीं रखा जाता था। तो पहला बार इंग्लैंड के जो थे रॉबर्ट ओवन, वो अपने कारीगरों के लिए श्रमिकों के लिए कार्य दशा में काफ़ी सुधार किया था। अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या जानते हैं। कार्ल मार्क्स इसे हम लोग वैज्ञानिक समाजवाद के जन्मदाता भी कहा जाता है। कि कार्ल मार्क्स जर्मनी के एक महान दार्शनिक और वैज्ञानिक समाजवाद का जनक था। ये जर्मनी का था कार्ल मार्क्स, और महान दार्शनिक साथ साथ वैज्ञानिक समाजवाद के जनक भी थे। उन्होंने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल जिसको समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है, प्रकाशन कब हुआ था इसका? 1867 ईस्वी का प्रकाशन हुआ था। दास कैपिटल का जिसको समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जैसी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। मार्क्स का मानना था कि समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष इतिहास कर रहा है। समाज में मानना था कि समाज का इतिहास संघर्ष लगातार मतलब इतिहास संघर्ष करते आ रहा है। अंततः सर्वहारा वर्ग की जीत से पूंजीवादी का खत्मा होगा। सर्वहारा वर्ग क्या था? मजदूर, जितना मजदूर जो श्रमिक वर्ग के लोग आते थे, वो लोग का एक वर्ग था जिसमें इनके साथ जो पूंजीपति वर्ग द्वारा लगातार इनका शोषण किया जा रहा था। तो कार्ल मार्क्स का मानना था कि अगर सर्वहारा वर्ग की जीत हो जाए तो इससे पूंजीवादी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और सभी को समान अवसर रोजगार के और आय का अवसर सभी को समान मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि 1917 की क्रांति के समय रूस में किस राजवंश का शासन था? इस शासन का स्वरूप क्या था? तो ये जब वहाँ पर 1917 के क्रांति के समय रूस में रोमानोव राजवंश का शासन था, जिसका राजा जार निकोलस द्वितीय और रानी जरीना थी। इस शासन का स्वरूप ये रूस का जार था उस समय, उसे जनता की स्थिति पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था, ना उसको अपनी सुरक्षा से, ना व्यापारी से, सिर्फ अपने भोग विलास में व्यस्त था। और एक भ्रष्ट पादरी, नाम क्या था उसका? राष्ट्रपति से वो उसको संरक्षण प्राप्त था और उसी का आधार पे वो चल रहा था। अब जिससे शासन धीरे धीरे निरंकुश होती चली गई, सत्ता इनके हाथ से निकलते चला गया। वो स्वेच्छाचारी हो गए हुए थे और शोषक सभी मतलब कि जो कर जो राज्य पर जो बोझ पड़ रहा था, वो कर की वसूली वो जनता से, वो बोझ को कम जनता से अधिक कर वसूल के कर रहे थे, जो धीरे धीरे वहाँ के स्थिति को क्या वो जनता में आक्रोश पैदा करते गया, विद्रोह के लिए मजबूर करते चला गया। और वहाँ के राजा जो थे स्वयं को ही ईश्वर मानते थे, ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे, और आम जनता को कोई राजनीतिक अधिकार वहाँ पर भी प्राप्त उस समय नहीं था, जिस कारण 1917 की क्रांति काफ़ी बृहत रूप ले लिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निहिलिस्ट आंदोलन से आप क्या समझते हैं? रूस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? निहिलिस्ट आंदोलन, तो इसका आंसर है कि रूस में स्थापित व्यवस्था, चर्च और पारंपरिक मूल्यों का पूर्ण विरोध करने वाला आंदोलन निहिलिस्ट आंदोलन कहलाया। जो रूस में जो व्यवस्था, जो भ्रष्ट व्यवस्था था, चर्च और पारंपरिक मूल्यों का जो वहाँ पर पूर्ण विरोध होने लगा। चर्च का विरोध हो रहा था, लेकिन वहाँ पर चर्च में उसका पादरी जो लोग थे काफ़ी भ्रष्ट हो गए थे उस समय, इस कारण वहाँ चर्च का भी विरोध हो रहा था। आंदोलन निहिलिस्ट आंदोलन कहलाया। इसका मानना था कि सुधार के लिए पुरानी व्यवस्था को नष्ट करना जरूरी है। जो पुरानी व्यवस्था रूस में व्याप्त था, जनता उससे काफ़ी त्रस्त हो गई हुई थी, और बोल्शेविक दल जिसका नेता लेनिन था, उसके नेतृत्व में 1917 में ये निहिलिस्ट आंदोलन के बाद आंदोलन से काफ़ी प्रभावित हुआ। इसके प्रभाव से रूस में क्रांतिकारी आतंकवाद फैला और जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कर दी गई। तो जार अलेक्जेंडर की हत्या कर दी गई। अगला क्वेश्चन है कि बौद्धिक जागरण ने रूस क्रांति की किस प्रकार से प्रभावित किया? तो बौद्धिक जागरण के तहत लियो टॉल्स्टॉय, मैक्सिम गोर्की, दोस्तोयेव्स्की और कार्ल मार्क्स जैसे विचारक ने अपनी रचनाओं से रूसी जनता को झकझोर दिया। अपनी रचनाओं से काफ़ी जो
जनता जो काफ़ी निरस्त हो चुकी थी, बेसहारा हो चुकी थी, वो अपनी रचनाओं से उनमें ये जान डालने की कोशिश किया। टॉल्स्टॉय, मैक्सिम गोर्की, दोस्तोयेवस्की और कार्ल मार्क्स रचना द्वारा, अपनी पुस्तकों द्वारा उन्होंने राजशाही के अन्याय, किसानों के दयनीय दशा और सामाजिक असमानता को उजागर कर लोगों के भीतर क्रांति और अधिकारों के प्रति वैचारिक चेतना जागृत कर दी। बौद्धिक जागरण जो रूस को प्रभावित जिसे किया वो बताया गया है। तो अगला क्वेश्चन है कि मेंशेविकों और बोल्शेविकों के विषय में क्या जानते हैं। तो रूस की क्रांति के समय रूस के समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया था। पहला था मेंशेविक, दूसरा था बोल्शेविक। अब मेंशेविक और बोल्शेविक, मान लीजिए कि मेंशेविक वहाँ के अल्पसंख्यक जो संख्या में काफ़ी कम थे, और बोल्शेविक वहाँ के बहुसंख्यक। जो वहाँ के बोल्शेविक जो थे वहाँ जो रूस को स्वतंत्र कराने में काफ़ी अहम योगदान भी था, रूस को आज़ाद करवाने में। और इसका प्रमुख नेता बोल्शेविक का लेनिन था। बोल्शेविक दल का प्रमुख नेता लेनिन था। इसके बारे में क्या जानते थे। रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के विभाजन के बाद दो दल बन गए। एक बोल्शेविक बहुमत वाले दल, जो जिनके पास ज़्यादा मत था और जिसका नेतृत्व लेनिन कर रहे थे, अनुशासित और क्रांतिकारी पार्टी बनाना चाहते थे, जो सीधे समाजवाद लाए। सीधे समाजवाद, सीधा मतलब कि रूस जब 1917 में जब स्वतंत्र हुआ, तो ये जब सत्ता जब इनके पास आया, लेनिन के पास, तो सीधे रूस में समाजवाद स्थापित कर दिया गया। वहीं मेंशेविक जो अल्पमत वाले लोग थे, वे केरेंस्की के अधीन क्रमिक सुधार और संसदीय व्यवस्था के पक्षधर थे। अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ के प्रति क्रांति क्यों हुई, बोल्शेविक सरकार ने इसका सामना कैसे किया। तो बोल्शेविक द्वारा सत्ता संभालने और भूमि उद्योगों के राष्ट्रीयकरण, भूमि उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया के बाद अमीर जमींदार पूंजीपति और जार समर्थकों के विदेशी ताकतों के साथ मिलकर गृह युद्ध छेड़ दिया। अब जब भूमि उद्योग और जो भी सत्ता था, जब राष्ट्रीयकरण हो गया, तो वहाँ के जमींदार, पूंजीपति और जार के समर्थक थे, उनका स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगा, क्योंकि उनका ऐश्वर्य आराम का जिंदगी था, जो धीरे धीरे उनकी सारी जो संपत्ति थी, निजी संपत्ति से पूंजी, जमीन भूमि जो था, उद्योग जो था, सभी राष्ट्रीयकरण राष्ट्र के अंदर चला गया। तो विदेशी ताकत के साथ मिलकर ये लोग गृह युद्ध शुरू कर दिए रूस के अंदर ही। बोल्शेविक सरकार ने इस चुनौती का सामना क्रूरतापूर्वक और दमन करने वाली खुफिया पुलिस, चेका और ट्रस्ट के नीति मजबूत लाल सेना खड़ी करके किया। बस बोल्शेविक सरकार ने क्या किया, इसको बड़ी क्रूरतापूर्वक दबाने की कोशिश किया, कर भी दिया लगभग। जिसका एक खुफिया पुलिस बनाया जिसका नाम था चेका, और ट्रॉट्स्की ने एक लाल सेना का गठन करके, एक दल का गठन करके इस क्रांति को क्या किया, दबा दिया। अगला क्वेश्चन है कि कॉमिंटर्न की स्थापना क्यों की गई, इसका क्या महत्व था। तो कॉमिंटर्न जिसे को कहेंगे तीसरा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना कब हुआ था, 1919 में मॉस्को में हुआ था। मॉस्को क्या है, रूस की राजधानी मॉस्को में हुआ था। उसमें रूस नहीं था, उस समय एक ही था, क्या, सोवियत संघ। अब जब सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 1991 में, उसके बाद एक नया देश रूस बना था, द्वारा की गई थी, ताकि दुनिया भर की कम्युनिस्ट पार्टियां को एक मंच पर लाया जा सके। इसका महत्व यह था कि इसने वैश्विक स्तर पर पूंजीवाद विरोधी आंदोलनों को एकजुट किया और उपनिवेशों की आज़ादी की लड़ाई को क्या किया, वैचारिक समर्थन भी दिया। अगला क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति NEP पर एक टिप्पणी लिखिए। लेनिन किसान और मजदूर के, शुरू से ही किसान और मजदूर की स्थिति से काफ़ी मतलब कि वो क्षुब्ध था। अब इसको सुधारने के लिए जब 1921 ईस्वी में एक नीति लागू करता है। ये नीति था किसके प्रति, तो देखते हैं कि लेनिन ने गृह युद्ध के बदहाली हो चुकी रूसी अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू किया। लेनिन नई आर्थिक नीति कब लागू किया, 1921 ईस्वी में। इसके तहत कुछ हद तक निजी व्यापार छूट दी गई, व्यापारी में भी कुछ छूट दी गई, तथा किसानों को अनाज मालिकाना हक मिल गया। अब जो कर वगैरह था अनाज पर, अब वो नहीं रहा। इस नीति के तहत किसान को जितना उपजा रहा है किसान, वो उसका मालिकाना हक पूर्ण रूप से उसका अधिकार उसी का होगा। और छोटे उद्योगों को निजी हाथों में चलाने की अनुमति दे दी गई, और छोटे उद्योग भी कोई व्यक्तिगत रूप से उसको चला सकता है। और बड़े उद्योगों का क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जो बड़े बड़े उद्योग थे राष्ट्र मतलब कि राजा, जो राष्ट्र मतलब उस राष्ट्र के अंदर चला गया, और छोटे उद्योग को निजी अनुमति दे दिया गया, मालिकाना दे दिया गया, जिससे देश में आर्थिक स्थिरता आई। यहाँ से इस नीति से ये काफ़ी सफल नीति लेनिन का माना जाता है। उसके द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण कार्य में से ये नई आर्थिक नीति भी आता है, जिससे आर्थिक स्थिरता आई। और रूसी इतिहास में लेनिन को इस चीज़ के लिए काफ़ी याद किया जा रहा था। इस तरह से आपका लघु तरीके का 10 प्रश्न खत्म हो गया। प्रश्न है कि दीर्घ तरीके का पहला प्रश्न है समाजवाद के उदय और विकास, समाजवाद के उदय और विकास को रेखांकित करना है। तो यह कि समाजवाद का उदय 19वीं शताब्दी के औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ था। ठीक है, कारखानों की स्थापना के साथ ही
पूंजीपतियों द्वारा मजदूरों का अत्यधिक शोषण शुरू हो गया, जिसके विरोध में एक न्यायपूर्वक समाज का मांग उठने लगा। समाज औद्योगिक क्रांति के बाद जब कारखानों में पूंजीपतियों द्वारा मजदूरों पर अत्यधिक अत्याचार किया जाने लगा, दिहाड़ी तो दिया जाता था परंतु उनके रहने का, स्वास्थ्य का कोई किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं था और रहने के लिए झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर थे, जिस कारण जो बुद्धिजीवी था, जो समाजवाद के प्रणेता सब थे, वो लोग इसको बदलने के क्रम में न्यायपूर्वक समाज का मांग उठाने लगे। शुरुआती दौर में सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये और रॉबर्ट ओवन जैसे विचारकों के समाजवाद की कल्पना की। समाज कल्पना जो है तीन प्रमुख नेता का नाम आता है, चार्ल्स फूरिये, सेंट साइमन और रॉबर्ट ओवन। कल्पना तो किया, लेकिन इन्हें यूटोपियन या स्वप्नदर्शी समाजवाद कहा गया। जो ये तीनों द्वारा जो सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये और रॉबर्ट ओवन जो किया थे उसे यूटोपियन या स्वप्नदर्शी समाजवाद कहा गया, क्योंकि ये नैतिक अपीलों के जरिए समाज को बदलना चाहते थे, लेकिन इनके पास कोई व्यवहारिक योजना नहीं थी। फिर इसके बाद आते हैं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। समाजवाद को वैज्ञानिक आधार दिया। समाजवाद का वैज्ञानिक आधार दिया 1848 में प्रकाशित कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? 1800 ने दुनिया भर के मजदूरों को एकजुट होने का नारा दिया। उन्होंने समझाया कि इतिहास वर्ग संघर्ष से संचालित होता है। अंततः 1917 रूसी बोल्शेविक क्रांति के साथ पहली बार समाजवादी व्यवहारिक रूप से एक देश की शासन व्यवस्था का आधार बना। अब यूटोपियन समाजवाद यहाँ पर तो इसका कल्पना तो किए थे सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये और रॉबर्ट ओवन, किंतु कोई नैतिकता नहीं होने कारण, वैज्ञानिक आधार नहीं होने कारण इसको उतना तवज्जो नहीं दिया गया था। किंतु कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने अपने पुस्तक 1840 में प्रकाशित कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसमें इसको वैज्ञानिक आधार भी प्रदान कर दिया गया। इसलिए कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। यहाँ से समाजवाद काफ़ी प्रभाव बढ़ता चला गया और इसका प्रभाव सबसे बड़ा प्रभाव इसका 1917 के रूसी क्रांति जो बोल्शेविक दल द्वारा हुआ था उसके रूप में देखा गया, जहाँ विश्व में पहली बार समाजवादी सरकार का गठन हुआ रूस में। और तो ये पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन है साम्यवाद का जनक कौन था? समाजवाद और साम्यवाद में अंतर बताइए। तो साम्यवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। यद्यपि समाजवाद और साम्यवाद दोनों ही पूंजीवाद का विरोध करते हैं और समानता पर बल देते हैं, फिर भी इन्हें निम्नलिखित अंतर है। दोनों एक ही तरह का है, जो पूंजीवाद का विरोध करे और समाजवाद समानता पर बल दे, लेकिन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? तो चरण और मूल दर्शन का अंतर। समाजवाद साम्यवाद की ओर बढ़ने वाली पहली या संक्रमणकालीन सीढ़ी है। दूसरी ओर साम्यवाद समाजवाद की ही अंतिम सबसे विकसित और परिपक्व अवस्था है। समाजवाद एक छोटा तबका मान लीजिए, साम्यवाद बड़ा था, जो समाजवाद शुरू होकर साम्यवाद तक पहुंचता है। उसके बाद दूसरी साम्यवाद जो है समाजवाद की ही अंतिम सबसे विकसित, और साम्यवाद भी है पूर्ण रूप से विकसित होकर एक सही समाज का निर्माण करता है। समाजवाद का निर्माण हो गया। दूसरा संपत्ति में के स्वामित्व में अंतर। समाजवाद में उत्पादन के मुख्य साधनों पर राज्य या समाज का नियंत्रण होता है। समाजवाद में उत्पत्ति का साधन पर सरकार का हो या फिर निजी हो। निजी जो छोटे छोटे उद्योग पर निजी अधिकार आ जाता है, लेकिन बड़े से क्या राष्ट्रीयकरण इसमें ज़्यादा है, राष्ट्रीयकरण पर ज़्यादा जोर दिया जाता है समाजवाद में। लेकिन लोगों की सीमित निजी संपत्ति रखने की अनुमति होती है। अनुमति सीमित ही है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही समाज रखना, दो लोग जो एक भीख मांगने पर आतुर हो जाए और एक राजा महाराजा हो जाए, तो ऐसा नीति का समाजवाद क्या करता है? विरोध करता है। इसके विपरीत साम्यवाद में सभी प्रकार की निजी संपत्ति का पूरी तरह अंत कर दिया गया, और साम्यवाद जो है किसी भी प्रकार का इसमें निजी संपत्ति आप नहीं रख सकते हैं। जो सभी पूरा नियंत्रण सरकार अपनी संपत्ति पर सरकार का होना चाहिए इसमें, और सब कुछ पूर्णतः साझा होता है। कार्य और वितरण के नियम में अंतर। तीसरा पॉइंट है कार्य और वितरण के नियम के अंतर। तो समाजवाद का नियम है कि प्रत्येक से उसकी योग्यता के अनुसार काम लिया जाए और उसके कार्य के अनुसार भुगतान किया जाए। समाजवाद कहता है कि जो जितना इसका योग्यता है उससे काम दीजिए, और जिस हिसाब से काम है उस हिसाब से उसका भुगतान भी कीजिए। वही साम्यवाद का आदर्श नियम है कि प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार काम लिया जाए। समाजवाद योग्यता पर बल देता है और साम्यवाद क्षमता पर। समाजवाद योग्यता पर और साम्यवाद क्षमता पर जोर देता है, और उसकी आवश्यकता के अनुसार संसाधन दिए जाए। और साम्यवाद कहता है कि जितना उसे जरूरी हो उतनी ही उसे संसाधन या उसका भुगतान किया जाए। अगला अंतर है कि राज्य की भूमिका का अंतर। समाजवाद में संसाधनों के समान वितरण से सुनिश्चित करने के लिए राज्य की शक्ति और व्यवस्था बनी रहती है।
जब समाजवाद में सभी के बीच अगर संसाधनों का समान रूप से वितरण हो तो न सरकार को कोई परेशानी होगा, ना कोई निजी व्यक्ति का, निजी कंपनी को। लेकिन जबकि साम्यवाद की कल्पना के अनुसार जब समाज पूरी तरह वर्गहीन हो जाए तब राज्य की सत्ता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तब समाज में जब वर्गहीन, जब कोई भी निम्न वर्ग का न रहे तो राज्य सरकार के पास धन इकट्ठा करने का आवश्यकता ही नहीं होगा। कौन कहता है? साम्यवाद का। अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो 1917 में जो रूसी क्रांति हुआ था इसको अक्टूबर क्रांति, नवंबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो इसका प्रमुख जो कारण था जार निकोलस की निरंकुशता। कोई भी क्रांति अचानक होने वाली घटना नहीं होती है। ये इसको जो शुरू से जो इसे सुलगते हैं जार अलेक्जेंडर द्वितीय के समय से, जो जार निकोलस द्वितीय के समय जाके पूर्ण रूप से ये रूस की क्रांति के लिए मजबूर कर दिया गया था। पहले जार की निरंकुशता, जार का साथ जो निरंकुश हो चुका था वो स्वेच्छाचारी था और खुद को ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानता था और उसको शासन पर या फिर जनता की स्थिति पर किसी प्रकार और न रक्षा प्रणाली पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था और दैवीय अधिकारों का विश्वास रखता था। उसकी जन विरोधी नीतियों के दरबार में राष्ट्रपति जैसे भ्रष्ट लोगों ने दखल से जनता ने भारी असंतोष पैदा कर दिया। अब राष्ट्रपति को अपना राष्ट्रीय गुरु मतलब कि अपना राजकीय गुरु मान लिया। राष्ट्रपति जो जनता में काफ़ी अविश्वास था, जनता के प्रति असंतुष्टि था, जो अंत में क्रांति का रूप ले लिया। दूसरा है किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस के कृषि रास्ता खत्म होने के बाद भी किसानों के पास जमीन बहुत छोटी थी और वे भारी कर के बोझ तल दबे थे। मतलब कि भोग विलास चिंता खर्च हो रहा था और आय का स्रोत जो था पूर्ण रूप से उसका खत्म हो चुका था। तो वो जो खर्च को पूरा करने के लिए, राजकोष को भरने के लिए जार निकोलस द्वितीय जो था कर का सारा बोझ किसानों पर डाल दे रहा था और किसान के पास जमीन जो भूमि जो था काफ़ी सीमित था, जिस कारण कारखाना के मजदूर से भी 12 से 15 घंटे काम लिया जाने लगा। मजदूरी और कम होते चला गया, जिससे कृषि वर्ग और मजदूर वर्ग काफ़ी असंतोष हो गए थे, जो आगे जाकर और रूसी क्रांति का कारण बन गया। और रूसीकरण की नीति, साम्राज्य के भीतर रहने वाले गैर रूसी अल्पसंख्यकों पोल, फिर यहूदी पर जबरन रूसी भाषा और संस्कृति थोपी गई। अब जार का मानना था कि रूस में रहने वाला सभी रूसी बनकर ही रहे, लेकिन वहाँ पर पोल, फिर यहूदी की संख्या भी काफ़ी संख्या में था। जब इन पर जबरदस्ती नीति और संस्कृति थोपी गई तो ये काफ़ी वे साम्राज्य के इस राज्य के काफ़ी कट्टर विरोधी बन गए। प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय, ये सबसे बड़ा प्रभाव इसको माना जाता है। जब प्रथम विश्व युद्ध में रूस की सेना जब लगातार होते चला गया तो रूस की जनता और सेना सभी का क्या हुआ, मनोबल टूटता गया। अब ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गया था कि सेना के पास न शस्त्र था न यशत के सामान किनने के लिए, मतलब कि खाने पीने राशन किनने के लिए कुछ पैसा बचा हुआ था, जिस कारण खाद्यान्न भी काफ़ी कम पड़ गया था। महंगाई आसमान छूने लगी और लोग भूखमरी के कारण पहुंच गए। इस तत्कालीन संकट ने क्रांति का बिगुल फूंक दिया। ये बाकी तो 3 कारण थे, जार की निरंकुश था, किसानों का मजदूरों का दयनीय दशा और रूसीकरण की नीति। किंतु प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव जो है रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण माना जाता है और काफ़ी प्रभावित किया, और रूस क्रांति का प्रमुख कारण भी इसी को माना जाता है। अगला है कि बोल्शेविक क्रांति सोवियत संघ विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अक्टूबर 1917 ईस्वी में होने वाली बोल्शेविक क्रांति ने केवल रूस नहीं पूरे दुनिया को प्रभावित किया था, जिसका कुछ प्रभाव निम्नलिखित है। रूस में क्या प्रभाव पड़ा, तो रूस में राजशाही का अंत हो गया। क्रांति के बाद एक समाजवादी सरकार, बोल्शेविक सरकार का गठन हुआ था, जिसका नेता कौन था, लेनिन था। सदियों पुराने निरंकुश रोमनों के शासन का हमेशा के लिए अंत हो गया और सरबराह वर्ग मतलब मजदूर किसानों का सरकार बन गया। पहला रूस पर प्रभाव। दूसरा, नया सामाजिक आर्थिक ढांचा, तो निजी संपत्ति को समाप्त कर बैंक, उद्योग और जमीनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। नियोजित विकास के माध्यम से रूस एक पिछड़ी कृषि अर्थव्यवस्था से महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हो गया। दूसरा प्रभाव। अब विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, तो वैश्विक समाजवाद का प्रसार हुआ। अब देखा कि समाजवादी प्रवृत्ति को अपनाकर भी रूस में एक समाजवादी सरकार बन गया, तो ये समाजवाद का प्रसार विश्व के अन्य देशों में भी क्या हुआ, होने लगा। इस क्रांति ने साबित कर दिया कि समाजवाद केवल कागजी विचार नहीं है, इसने दुनिया भर के मजदूरों और दबे कुचलों के लोगों को पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष करने का हौसला दिया है। दूसरा है साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन को बल। तो एशिया और अफ्रीका के गुलाम देशों के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्रामों को सोवियत संघ ने भारी वैचारिक नैतिक मदद मिली। सोवियत संघ से ही भारी वैचारिक को नैतिक मदद मिला था। और तीसरा है वैचारिक विभाजन। दुनिया स्पष्ट रूप से 2 खंड में, पूंजीवाद जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, अमेरिका, और साम्यवाद जिसका नेतृत्व सोवियत संघ रूस कर रहा था, में बट गई, जिसकी परिणति आगे चलकर शीत युद्ध के रूप में हुआ। अब ये अमेरिका जो है पूंजीवाद, अमेरिका का अगर विश्व मानचित्र पर एक शक्तिशाली देश जो अमेरिका कब बन के उभरा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ये उससे पहले
सोवियत संघ हो गया, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सब काफ़ी ताकतवर देशों में आता था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व मानचित्र पर अमेरिका काफ़ी शक्तिशाली देश बनकर उभरा। लेकिन अमेरिका और रूस की नीति में बहुत फर्क था। अमेरिका पूंजीवाद था, ये अपने पूंजी को बढ़ाना, पूंजीवाद पर ज़्यादा जोर देता है। वही रूस समाजवाद था, अपने साम्यवाद समाजवादी था, जो अपने समाज निर्माण और सही ढंग से मजदूरों का स्थिति सुधारने पर ज़्यादा बल देता था। अगला क्वेश्चन है, लेनिन के जीवनी में एक उपलब्धि की समीक्षा कीजिए। जीवन एवं उपलब्धि की समीक्षा कीजिए। तो है कि व्लादिमीर इलिच लेनिन, इसका पूरा नाम क्या है? व्लादिमीर इलिच लेनिन आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है, जो बोल्शेविक क्रांति के सबसे महान नेता भी है और उसी क्रांति का जनक, सब कुछ यही कर भी गया था उस क्रांति में। उनके जीवन और कार्यों की समीक्षा, तो पहला है जीवन जैसा काफ़ी क्रांतिकारी जीवन था, लेकिन बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित था। जार सरकार विरोधी गतिविधियों के कारण उन्हें लंबे समय तक देश निकाला चलना पड़ा और निर्वासन के दौरान भी उन्होंने बोल्शेविक पार्टी से सुगठित किया और वैचारिक रूप से मजबूत किया। लगातार जार का विरोध करने के कारण लेनिन को देश निकाला घोषित कर दिया गया था, रूस से बेदखल भी कर दिया गया था, किंतु फिर भी इतना कुछ होते हुए भी बोल्शेविक पार्टी का गठन किया और उसको सुगठित करके वैचारिक रूप से काफ़ी मजबूत कर दिया था। मान उपलब्धि क्या है? तो सफल क्रांति का नेतृत्व। पहला बार जो समाजवाद से शासन बना रूस में, उसमें सफल क्रांति सफल का नेतृत्व लेनिन ने किया था। दिया गया कि अप्रैल 1917 में रूस लौटने के बाद उन्होंने भूमि, शांति और रोटी का नारा दिया। उनके कुशल रणनीतिक नेतृत्व में अक्टूबर 1917 बोल्शेविक ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। फिर है युद्ध के सम्मानजनक विकास। उन्होंने रूस को प्रथम विश्व युद्ध की विभाजिका से बाहर निकालने के लिए जर्मनी के साथ कौन संधि किया? वेस्ट रोस्टोक की संधि की, भले इसके लिए रूस बड़ा इलाका गंवाना पड़ा। तीसरा है आर्थिक सुधार। तो युद्ध और भूखमरी के जर्जर हो चुके देश के संभालने के लिए 1921 ईस्वी में एक नया नीति लाया, नाम नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको एनईपी के नाम से जानते हैं, लागू किया। और इस व्यवहारिक कदम को देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी सुधार हुआ। और सोवियत संघ का गठन, उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीयताओं को एक धागे में पिरोकर 1922 में यूएसएसआर का गठन किया। तो इस प्रकार से आप लोग आज चैप्टर 2 इतिहास का साम्यवाद, समाजवाद और रूसी क्रांति खत्म हो गया। फिर कल इसका तीसरा चैप्टर जो है हिंद चीन में राष्ट्रवाद, उसका क्वेश्चन प्रश्न उत्तर लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा।